कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मतलब अच्छी खासी कमाई के बावजूद हमेशा पैसों को लेकर थोड़े परेशान से लेते हैं? हाँ, ये काफी देखा जाता है। और वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आमदनी शायद उतनी ज्यादा ना हो, पर उनकी जिंदगी आप देखें तो सुकून भरी और आर्थिक रूप से स्थिर लगती है। बिल्कुल। तो क्या ये महज किस्मत का खेल है या इसके पीछे कुछ सिद्धांत काम करते हैं? क्या वाकई अमीर बनने के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें कुछ लोग जानते और अपनाते हैं जबकि बाकी उनसे शायद अनजान रह जाते हैं? हाँ, नियम तो है, बिल्कुल है। हाँ, ऐसे नियम हैं और आज हमारी चर्चा का केंद्र यही है, धन के नियम। हम उन 5 सुनहरे नियमों पर बात करेंगे जो किसी की भी आर्थिक दिशा बदल सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। जी। हमारी ये पड़ताल द 5 गोल्डन रूल्स ऑफ वेल्थ नाम के स्रोत पर आधारित है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बातें आप तक पहुंचा सकें। अच्छा। तो पैसे को लेकर सबसे आम धारणा शायद यही है कि भाई ज्यादा कमाना ही अमीर बनना है, पर क्या वाकई मामला इतना सीधा है? ये धारणा बहुत आम है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है ये अधूरी है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है। ऊंची आय वाले कई लोग असल में कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं। हाँ, ये तो है। तो दिक्कत सिर्फ आय में नहीं है, बल्कि उसके प्रबंधन में है, उसके मैनेजमेंट में है। एक और भ्रम है, वो जल्दी अमीर बनने वाला आकर्षण, शॉर्टकट की तलाश। हाँ, वो रातों रात अमीर बनने वाली बात। एग्जैक्टली। पर स्रोत स्पष्ट करता है कि धन कमाना और उसे टिकाए रखना ये कोई स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। ये किस्मत से ज्यादा आदतों और कुछ बुनियादी मतलब अटल नियमों का पालन करने पर निर्भर करता है। सही बात है, आदतें और नियम। तो आज हमारा मकसद है इन बुनियादी नियमों को न सिर्फ जानना बल्कि ये समझना कि स्रोत इन्हें किस खास नजरिए से देखता है और इन्हें असल जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। चलिए इन नियमों की गहराई में उतरते हैं। जी बिल्कुल। ये स्रोत शायद सबसे ज्यादा अहमियत देता है, खर्च करने से पहले बचत करें। लेकिन रुकिए, स्रोत इसे सिर्फ बचत नहीं कहता बल्कि एक खास तरह का निवेश मानता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। आम तरीका क्या है? मतलब सैलरी आई, सारे बिल भरे, खर्चे किए और महीने के आखिर में जो बच गया उसे बचाने की सोची। और अक्सर होता क्या है? बचता कुछ नहीं है। हाँ, बचता कुछ भी नहीं। स्रोत कहता है कि अमीर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वे सबसे पहले खुद को भुगतान करते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये पे योरसेल्फ फर्स्ट का फंडा क्या है? हाँ, तो खुद को भुगतान करने का मतलब क्या है? स्रोत के अनुसार ये सिर्फ पैसे अलग रखना नहीं है, ये अपनी कमाई पर अपना पहला हक जताना है। जैसे ही आमदनी होती है उसका एक निश्चित हिस्सा, स्रोत तो कम से कम 20% सुझाता है। 20%? काफी ज्यादा है शुरुआत के लिए शायद। हाँ, लेकिन वो कहते हैं शुरुआत 10% से भी की जा सकती है। वो हिस्सा तुरंत एक अलग निवेश खाते में चला जाना चाहिए। उसे खर्च के लिए उपलब्ध समझना ही नहीं है, दिमाग से निकाल देना है। ये मानसिकता का बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे भविष्य की संपत्ति खरीदने की तरह देखने को कहता है, ना कि महज पैसे बचाने की तरह। अच्छा, भविष्य की संपत्ति खरीदना? हाँ, जब आप इसे निवेश मानते हैं तो आप उस पैसे को हाथ लगाने से हिचकिचाते हैं। वो पैसा अब आपके लिए काम करने वाला है, आपकी दौलत बनाने वाला है। ये आपकी कमाई का वो हिस्सा है जो आपके भविष्य को सुरक्षित कर रहा है, बाकी खर्चों से पहले। ये अनुशासन का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल, और ये अनुशासन ही हमें दूसरे नियम तक लाता है, एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी देयता के बीच का फर्क समझना। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस विचार को काफी लोकप्रिय बनाया और ये नियम धन सृजन की नींव है, ऐसा स्रोत कहता है। जी हाँ। परिभाषा तो सीधी लगती है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले शेयर या कोई बिजनेस जिससे मुनाफा हो रहा हो। ठीक है। और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपकी कार जिस पर लोन है, मेंटेनेंस है, फ्यूल का खर्च हो रहा है। हाँ हाँ। वो महंगा फोन जिसकी ईएमआई जारी हो, या वो घर जिसकी बड़ी किस्त आप भर रहे हो और वो आपके ऊपर एक तरह से बोझ हो। हाँ, परिभाषा सरल लगती है, पर स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अमीर और गरीब के कैश फ्लो पैटर्न यानी नकदी प्रवाह के तरीके में बुनियादी अंतर यहीं से पैदा होता है। कैश फ्लो पैटर्न? अच्छा। हाँ, स्रोत इसे पैसे के खेल के 2 अलग-अलग रास्तों की तरह दिखाता है। अमीर लोग अपनी कमाई का इस्तेमाल पहले ऐसे एसेट्स खरीदने में करते हैं जो और पैसा बनाएं। मतलब पैसा पैसे को खींचे। बिल्कुल। फिर उन एसेट से होने वाली आमदनी से वे अपनी जीवन शैली का खर्च चलाते हैं और अगर चाहें तो लायबिलिटीज खरीदते हैं। ओके। जबकि आमतौर पे लोग अपनी सैलरी या बिजनेस की सीधी कमाई से ही लायबिलिटीज खरीद लेते हैं,
बड़ी गाड़ी, लेटेस्ट गैजेट्स वगैरह वगैरह। स्रोत कहता है कि ये रास्ता आपको हमेशा पैसे के लिए काम करने पर मजबूर करता है। मतलब रैट रेस में फंसे रहना। एग्जैक्टली। असली आजादी तब मिलती है जब आपका ध्यान एसेट्स बनाने पर केंद्रित हो, ऐसी चीजें खड़ी करना जो आपके लिए कमाए, तब भी जब आप सो रहे हो। ये सोच का परिवर्तन ही खेल बदल देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आम इंसान के लिए जिसकी आय सीमित है, एसेट बनाना शुरू करना ही एक बड़ी चुनौती हो सकती है। क्या स्रोत इस पर कोई रास्ता सुझाता है? मतलब शुरुआत कैसे करें? बिल्कुल। स्रोत का नजरिया बहुत व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है। वो ये नहीं कहता कि पहले दिन से ही प्रॉपर्टी खरीद लें। हाँ, वो तो मुमकिन नहीं सबके लिए। नहीं, वो कहता है कि छोटे से शुरू करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट वाले नियम से। जो पैसा आप अलग कर रहे हैं उसे ऐसी जगह लगाना शुरू करें जहां वो बढ़ सके, जैसे म्यूचुअल फंड्स, अच्छे स्टॉक्स या शायद कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू करने में। मुद्दा ये है कि शुरुआत करें, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एसेट बनाना एक आदत है जिसे धीरे धीरे विकसित करना होता है। ये बात समझ आती है, छोटी शुरुआत मगर लगातार। और यहीं से हम तीसरे नियम पर पहुंचते हैं जो पैसे को बढ़ाने के गणित से जुड़ा है, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और शायद सही ही कहा था। हाँ, ये सच में जादुई है। इसे समझने के लिए वो मशहूर उदाहरण फिर से लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का निवेश करता है और उसे सालाना औसतन 12% का रिटर्न मिलता है। ठीक है। तो 30 साल बाद ये छोटी सी रकम बढ़कर 1,55,00,000 रुपए से भी ज्यादा बन सकती है। ये सुनने में मतलब अविश्वसनीय लगता है, पर ये गणित है। स्रोत कंपाउंडिंग को समय का लीवरेज कहता है, लीवरेजिंग टाइम। समय का लीवरेज। हाँ, आपके पास 2 जादुई तत्व हैं, समय और नियमितता। आप जितनी जल्दी शुरू करते हैं, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलता है, और आप जितने नियमित रहते हैं उतना ही ये असर तेजी से बढ़ता है। शुरुआत में शायद आपको ये बहुत धीमा लगे, एकदम कछुए की चाल जैसा। हाँ, पहले कुछ साल तो पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, लेकिन कुछ सालों बाद इसका असर दिखना शुरू होता है और फिर ये तेजी से बढ़ता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ये आपके पैसे के लिए एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है जो पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए लगातार बड़ा होता जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात जो स्रोत उजागर करता है, ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग की ताकत को समझते तो हैं, पर इसका फायदा उठाने में देर कर देते हैं। हाँ, सोचते हैं बाद में करेंगे। उन्हें लगता है कि जब ज्यादा पैसा होगा तब निवेश करेंगे, लेकिन सच ये है कि जल्दी शुरू की गई छोटी रकम देर से शुरू की गई बड़ी रकम से ज्यादा कमा सकती है, सिर्फ समय के जादू की वजह से। इसलिए इंतजार न करें, जो है उसी से शुरू करें। समय का लिवरेज, ये वाकई सोचने का एक शक्तिशाली तरीका है, और इससे जुड़ा है हमारा चौथा नियम, ज्ञान ही सबसे बड़ा एसेट है। स्रोत का मानना है कि आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा कमाने की क्षमता रखेंगे, खासकर जब बात पैसे की हो। बिल्कुल। आजकल फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता की बात बहुत होती है। क्या ये वाकई इतनी जरूरी है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? जरूरी से भी ज्यादा ये अनिवार्य है। स्रोत इसे इस तरह देखता है, आप पैसे के खेल में बिना नियम जाने उतर रहे हैं। आप कैसे जीत सकते हैं? आपको समझना होगा कि पैसा काम कैसे करता है, निवेश के अलग अलग विकल्प क्या हैं, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, सोना, म्यूचुअल फंड। बहुत सारे विकल्प हैं। हाँ, उनमें जोखिम कितना है, टैक्स कैसे काम करता है, ये सब जानना जरूरी है। पैसे का मनोविज्ञान मतलब पैसे को लेकर आपके अपने विश्वास क्या हैं? क्या आप जोखिम से बहुत डरते हैं, या आप बहुत जल्दी लालच में आकर गलत फैसले लेते हैं? अपने व्यवहार को समझना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, ये वित्तीय ज्ञान हासिल करने जितना ही महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार अपने ज्ञान और अपनी समझ पर किया गया निवेश ही सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश है। अच्छा, तो तकनीकी ज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान भी जरूरी है। ये एक दिलचस्प पहलू है, और ये हमें 5वें और अंतिम सुनहरे नियम तक लाता है, जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट। अक्सर लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा जोखिम लेना पड़ता है। हाँ, ये एक आम मिथक है। क्या ये सच है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत इस धारणा को चुनौती देता है। अमीर लोग जोखिम से भागते नहीं, लेकिन वे अंधे होकर जोखिम नहीं लेते। वे जोखिम को समझते हैं, उसका आकलन करते हैं और फिर उसे प्रबंधित करते हैं, मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं कैसे?
प्रबंधन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है विविधीकरण, यानी डिवर्सिफिकेशन। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन, वो पुरानी कहावत, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। बिल्कुल वही। स्रोत इसे गणितीय रूप से समझाता है। अगर आप अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं, मान लीजिए किसी एक कंपनी के स्टॉक में, और वो कंपनी डूब जाती है, तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आपने अपना पैसा 10 अलग-अलग जगहों पर लगाया है, कुछ स्टॉक्स में, वो भी अलग-अलग सेक्टर के, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ सोने में, तो किसी एक जगह नुकसान होने पर भी दूसरी जगह का फायदा उसे संतुलित कर सकता है या आपके कुल नुकसान को कम कर सकता है। रिस्क फैल जाता है। बनाने और जरूरी इंश्योरेंस, हेल्थ, लाइफ आदि लेने को भी इसी का हिस्सा मानता है। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस, ये रिस्क मैनेजमेंट कैसे हुआ? ये आपकी नींव को सुरक्षित करते हैं। देखिए, एक अचानक आई बीमारी या नौकरी जाने जैसी घटना आपकी पूरी वित्तीय योजना को पटरी से उतार सकती है अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है। इमरजेंसी फंड आपको उस मुश्किल वक्त में सहारा देता है बिना आपके निवेश को छेड़े, और इंश्योरेंस बड़े अप्रत्याशित खर्चों से बचाता है। तो जोखिम प्रबंधन का मतलब सिर्फ रिटर्न बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना भी है। ये स्थिरता लाता है। ये पांचों नियम सुनने में तो बहुत तार्किक लगते हैं, पर इन्हें जीवन में उतारना और खासकर लगातार उतारना, मुझे लगता है वही असली खेल है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज द की। यहाँ मैं अपना एक निजी अनुभव शायद साझा करना चाहूंगा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, जहाँ अक्सर महीने के अंत में बजट को लेकर थोड़ी खींचतान होती थी। जब पहली नौकरी लगी तो लगा बस अब सब ठीक है। मैंने आते ही EMI पर एक महंगा फोन और फिर एक बाइक ले ली। अच्छा। नतीजा, मैं तनख्वाह आते ही उसे खर्च करने और अगली तनख्वाह का इंतजार करने के उस दुष्चक्र में, उस रैट रेस में फंस गया। मेहनत बहुत कर रहा था, पर आर्थिक रूप से जहां था वहीं खड़ा था। कोई संपत्ति नहीं बन रही थी। पेचेक टू पेचेक वाली लाइफ। हाँ, बिल्कुल वही। फिर मुझे इन्हीं नियमों के बारे में पता चला, खासकर पे और सेल्फ फर्स्ट और एसेट लायबिलिटी के फर्क के बारे में। मैंने तय किया कि इसे लागू करूंगा। आमदनी आते ही सबसे पहले एक हिस्सा अलग करना शुरू किया, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। सच कहूं तो शुरू में ये बहुत मुश्किल था। हाँ, आदत बदलने में मुश्किल तो होती है बहुत। मन करता था कि यार इस पैसे से कुछ खरीद लूं। कई बार खुद से लड़ना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ी। फिर मैंने उस अलग किए पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू किया, और मैंने देखा कि वो पैसा बढ़ने लगा है। आज भी मैं अपनी मंजिल से दूर हूं, लेकिन मैं उस जगह से बहुत आगे आ गया हूं जहां मैंने शुरुआत की थी। और ये सिर्फ इन नियमों को समझने और लगातार अपनाने का ही नतीजा है। यात्रा भी जारी है, पर कम से कम अब रास्ता पता है और उस पे चलने का आत्मविश्वास भी। ये बहुत प्रेरणादायक बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये नियम सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये काम करते हैं। बिल्कुल। तो अब जब ये 5 सुनहरे नियम हमारे सामने हैं, सवाल उठता है कि अगला कदम क्या हो। ज्ञान हासिल करना पहला पड़ाव है, पर असल बदलाव तो एक्शन लेने से ही आएगा। स्रोत के सिद्धांतों के आधार पर हम 3 व्यावहारिक कदम सुझा सकते हैं। जी बताइए। पहला कदम जो आज ही उठाया जा सकता है, अपनी आमदनी का कम से कम 10% या जितना संभव हो अलग करने का पक्का इरादा करें। इसे ऑटोमेट कर दें अगर हो सके तो, ताकि पैसा अकाउंट में आते ही निवेश खाते में चला जाए। पे योरसेल्फ फर्स्ट को आज से ही अमल में लाएं। पहला कदम इरादा और ऑटोमेशन, ठीक है। दूसरा कदम इस हफ्ते के लिए वित्तीय ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ करें। कोई किताब उठाएं, जैसे कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड या मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी, या कोई भरोसेमंद पॉडकास्ट सुने या ऑनलाइन कोर्स देखें। नियम नंबर 4 याद रखें, सीखना शुरू करें। ज्ञान बढ़ाना, ओके। तीसरा कदम इस महीने का लक्ष्य, एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। नियम नंबर 5 जोखिम प्रबंधन, एक अलग सेविंग्स अकाउंट में हर महीने थोड़ी रकम डालें, जिसका लक्ष्य कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर रकम जमा करना हो। सुरक्षा कवच बनाना। ये कदम भले ही छोटे लगें, लेकिन स्रोत यही कहता है कि लगातार उठाए गए छोटे कदम ही आपको वित्तीय स्वतंत्रता की मंजिल तक ले जाते हैं। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही यहाँ सफलता की कुंजी है। बड़े बदलावों का इंतजार करने की बजाय छोटी शुरुआत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, मतलब टेक अवे क्या है? निचोड़ ये है कि अपनी आर्थिक नियति पर नियंत्रण पाना मुमकिन है। ये किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि सही जानकारी और अनुशासन का नतीजा है।
धन कमाना और उसे संभालना एक यात्रा है, कोई एक मंजिल नहीं। और ये नियम उस यात्रा के नक्शे की तरह हैं जो रास्ता दिखाते हैं और सफर को आसान बनाते हैं। सही कहा। और जब हम इस यात्रा की बात कर रहे हैं तो एक विचारणीय प्रश्न मन में आता है जिसे शायद श्रोताओं को खुद से पूछना चाहिए। हाँ, क्या? इन 5 नियमों पे योरसेल्फ फर्स्ट, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, कंपाउंडिंग, नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट में से कौन सा एक नियम आपको अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए सबसे ज्यादा प्रासंगिक या सबसे शक्तिशाली लगता है और क्यों? अच्छा, मतलब कौन सा नियम सबसे ज्यादा हिट करता है अभी? हाँ, सिर्फ एक नियम पर गहराई से सोचने से भी आपको अपनी यात्रा का अगला कदम तय करने में मदद मिल सकती है। ये आत्मचिंतन आगे की खोज के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु हो सकता है। बेहतरीन सवाल। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये नियम आपकी वित्तीय यात्रा में मददगार साबित होंगे। शुभकामनाएं। शुभकामनाएं।